मिडिल ईस्ट अब शायद हमेशा के लिए तब्दील होने जा रहा है और जो पुरानी इक्वेशन सेट हो चुकी थी अब वो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूं, जिस तरह के नए डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, जिस तरह की नई इक्वेशन सेट हो रही हैं, उससे यही पता चलता है कि अब हम एक नए मिडिल ईस्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के हवाले से कुछ खबरें, और दूसरी तरफ यूएई और इजराइल के दरमियान अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने की तरकीबें। हम देखेंगे कि इससे क्या सऊदी अरब चाइनीज सिस्टम्स की तरफ जा रहा है, क्या अमेरिकन सिस्टम्स को अबेंडन किया जा रहा है, और इस सारी इक्वेशन को अमेरिका किस तरह देख रहा है। वो भी तो बहुत जरूरी है ना, जो हिस्टोरिकली इस खित्ते का सिक्योरिटी गारंटर रहा है, वो इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखेगा जब वो एक तरफ पाकिस्तान को और दूसरी तरफ इजराइल को देख रहे हैं, और इससे पाकिस्तान और इजराइल का क्या कोई टकराव होने जा रहा है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि टॉप इजरायली जरीदे यरूशलेम पोस्ट में उनके राइटर इस डेवलपमेंट के हवाले से क्या लिख रहे हैं, उनको क्या तशवीश लाहिक हो रही है पाकिस्तान के इस बढ़ते हुए किरदार को लेकर। आइए जानते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट के तहत बड़े पैमाने पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर चुका है सऊदी अरब में, जिसमें 8000 ट्रूप्स और तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट्स का एक फुल स्क्वाड्रन, जिसमें ज्यादातर तादाद JF-17 थंडर्स की है। इसके अलावा चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, जो इस वक्त पाकिस्तान का प्राइमरी एयर डिफेंस सिस्टम है। और हमने ये डेवलपमेंट भी देखी थी कि पाकिस्तान अब इसका अपग्रेडेड वर्जन HQ-19 चाइनीज से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और इस मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें जो सऊदी अरब में गया है, ये भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डील हुई है, डिफेंस डील, उसके नतीजे में सऊदी अरब गया है, जिसकी फाइनेंसिंग ऑब्वियसली सऊदी अरब करेगा। और इस मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए भी जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इन एसेट्स की डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब में अर्ली अप्रैल में की जा चुकी है, जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन एफर्ट्स करवा रहा था, और उस वक्त भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन आई है और किसी हद तक नंबर्स सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं मिलिट्री और एयरफोर्स पर्सनल की, उनका ज्यादा रोल एडवाइजरी और ट्रेनिंग पर बेस्ड है। यानी वो फ्रंट लाइन ट्रूप्स के तौर पर वहां पर डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि एडवाइजरी और ट्रेनिंग रोल्स के लिए उनको वहां भेजा गया है, जो सऊदी काउंटर पार्ट्स को गाइड करेंगे इन सिस्टम्स के हवाले से। और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 8000 फ्रेश ट्रूप्स का दस्ता है, जो कि ऑलरेडी सऊदी अरब में पाकिस्तानी दस्तों की मौजूदगी में इजाफा कर देगा। और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पाकिस्तानी ऑफिशियल के मुताबिक, इस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान तकरीबन 80,000 तक सोल्जर सऊदी अरब में पोटेंशियली डिप्लॉय कर सकता है। यानी इस डिफेंस पैक्ट के तहत ये पोटेंशियल है 80,000 ट्रूप्स का। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तानी वॉरशिप्स भी डिप्लॉय की जा सकती हैं सऊदी कोस्ट पर। बाबुल मंडब स्ट्रेट की बात करें तो वहां भी सऊदीज को हुसीस के हमलों से खतरा है। अभी तो फिलहाल इनकी एक पीस डील चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला वैसे ही बड़ा खराब हुआ है, तो सऊदी अरब को अब अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव करना है, तो उस सिलसिले में भी वो पाकिस्तान की मदद ले सकते हैं, क्योंकि डिफेंस पैक्ट है, इसमें मिलिट्री के तीनों एलिमेंट्स हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो एयरफोर्स और आर्मी के एसेट्स तो वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन नेवी के हवाले से भी अभी रिपोर्टेडली बातचीत चल रही है, और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी वॉरशिप्स भी भेज सकता है। और पाकिस्तान की मॉडर्न वॉरशिप्स की बात करें तो वो भी पाकिस्तान ज्यादा चाइना और तुर्की से ले रहा है। और यहाँ पर हमें नजर आता है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक अलायंस, क्योंकि तुर्की जो कैपेबिलिटीज पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है वही तकरीबन सऊदी अरब को भी दे रहा है, जिसमें ड्रोन्स हैं और वॉरशिप्स शामिल हैं। और बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट को देखें, जैसा कि एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो चाइना के हैं, जबकि JF-17 थंडर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बनाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऑफिशियल्स का यह भी ख्याल है कि जिस लेवल की ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, ये एडवाइजरी या सिंबॉलिक रोल से कहीं आगे की चीज है। और इस डील के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगा। ये डील में ऑलरेडी मौजूद है, और इसके बदले सऊदी अरब पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। ये हमने देखा कि यूएई ने जैसे ही $3.5 बिलियन पाकिस्तान से वापस मांगे, तो पाकिस्तान की वो कमी सऊदी अरब ने पूरी की। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है, इसको आप सिर्फ डिफेंस पैक्ट नहीं कह सकते, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, जिसमें डिफेंस और फाइनेंशियल एलिमेंट्स दोनों शामिल हैं।
अब यहाँ पर सबसे अनोखी बात यह है कि सऊदी अरब ऑलरेडी अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स को होस्ट करता है। बड़ी तादाद में अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर डिप्लॉयड है, प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर और दूसरी एयर बेसिस जिनको ईरान ने निशाना बनाया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट सऊदी अरब में जा रहा है पाकिस्तान के जरिए। इसका क्या मतलब है? मतलब इससे क्या टेक्नोलॉजीज ओवरलैप नहीं हो जाएंगी? एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और उसको ऑपरेट करने वाले भी अमेरिकन हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी और चाइनीज टेक्नोलॉजी जिसको ऑपरेट करने वाले मोस्टली पाकिस्तानी होंगे। तो उन यूएस मेड सिस्टम्स का क्या, वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, क्या इन सिस्टम्स के दरमियान आपस में कोई सिंक बन पाएगा, या फिर सऊदी अरब अमेरिकन एसेट्स को डिच करवाना चाह रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइनीज सिस्टम्स की यहां इंस्टॉलमेंट की मेन रीजन क्या है? पाकिस्तानी ट्रूप्स की मौजूदगी, यानी यही इसकी एक सबसे बड़ी रीजन है। यानी अमेरिकन सिस्टम्स वहां ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट और उसके बाद पाकिस्तानी ट्रूप्स का आना और अपना सामान लेकर आना। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान वहां पर अपनी एक इंटरऑपरेबिलिटी कायम करना चाहता है। ये जो सऊदी सिस्टम्स हैं वहां पर एक नई इंटीग्रेशन कायम करना चाहता है चाइनीज सिस्टम्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मोस्टली जो प्रोक्योरमेंट है वो चाइना से है मिलिट्री इक्विपमेंट की, और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी चाइनीज सिस्टम के साथ ही है। तो यहाँ पर नए सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट ऑब्वियसली जो पुराने यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स या दूसरे सिस्टम्स लगे हुए हैं उनको अंडरमाइन करेगी, उनकी अहमियत को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक नया आगाज होगा चाइनीज सिस्टम्स के इस्तेमाल का सऊदी अरब के अंदर। और ये हम आपको पहले ही बता चुके थे कि सऊदी अरब अब बड़ा तेजी से सोच रहा है कि जो नुकसान हुआ है अमेरिकन बेसिस को, अब वो चाइना के साथ अपना दिफाई मुआहदा बढ़ाए। और ये हमने देखा था कि ऑलरेडी चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट तो ये साइन कर चुके हैं 2022 में, पाकिस्तान के साथ इनका दिफाई मुआहदा है। तो इस सिलसिले में इन्होंने ये एक नई अरेंजमेंट निकाली है कि चाइनीज सिस्टम्स चाइनीज इंटीग्रेशन के साथ पाकिस्तानी सिस्टम्स के साथ वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे, और जो अमेरिकन सिस्टम्स वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं वो अपने तौर पर काम जारी रखेंगे। अभी वो बड़ी हद तक अंडरमाइन हुए हैं, जो बेसिस तबाह हुई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस वैसे ही बड़े लो लेवल पर काम कर रही हैं इस वक्त, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा कम हुई है। और ईरान भी इनको कंसिस्टेंटली धमकी लगा रहा है सऊदी अरब वगैरह को, इन सारे गल्फ रियासतों को, कि आप यूएस असासों को होस्ट नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हम आपके मुल्कों पर भी हमले करेंगे। और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये जो नया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैंने इन गल्फ रियासतों के कहने पर ईरान पर हमला नहीं किया, हम लोडेड थे, हम पूरी तरह से तैयार थे, वो एक डबल गेम खेली है ट्रंप ने ईरान के साथ कि देखो जिन पर तुम हमला करने की बात करते हो वो तुम पर हमला करने से रोकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक माइंड गेम खेली है कि उन्होंने अगर कभी हमला करना है ईरान पर तो ईरान ये जस्टिफिकेशन ना दे, यानी दूसरों पर हमले ना करे। लेकिन डेफिनेटली ईरान के जो ओवरऑल कैलकुलस है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके सामने ट्रंप की ये चाल बड़ी कमजोर है। कहने का मतलब ये है कि ईरान अगर समझेगा कि फलाने मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है तो ईरान उस पर हमला करेगा, और ईरान ने ये करके भी दिखाया जिस तरह इनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। और यूएस इस वक्त इसी परेशानी में है कि अब हमारा फ्यूचर क्या होगा इस रीजन में। यानी इनकी वॉरशिप्स तो मौजूद हैं समंदरों में, लेकिन जो फिजिकल बेसिस हैं, जो लैंड बेस्ड बेसिस हैं, उनका क्या बनेगा। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि इजराइल भी यहाँ पर अब एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, वो यूएस को रिप्लेस करना चाह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के कम इंटरेस्ट की वजह से ऐसे लग रहा है कि कुछ हल्के यूएस में चाहते यही थे कि हमारी प्रेजेंस कम हो, हमारा इन्फ्लुएंस कम हो। तो इसलिए इजराइल क्या कह रहा है, वो यूएई के साथ नई नई पार्टनरशिप्स कर रहा है, उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स दे रहा है, उनके साथ एक ज्वाइंट फंड खोला जा रहा है मिलिट्री प्रोक्योरमेंट का, कि हम नए लेवल पर असलहा प्रोक्योर करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे अपनी अपनी मिलिट्रीज को मिलकर। और ये हमने देखा था कि इजराइल को जब से डिच करवाया यूरोपियन नेशंस ने, इनके पास सिर्फ दो एलाइज बचे हैं पूरी दुनिया में, एक है भारत और एक यूएई, जो प्रैक्टिकली इनकी मदद कर रहे हैं। भारत में ज्वाइंट असलहा बनता है जो वापस इजराइल भी जाता है, उधर एक्सपोर्ट होता है, टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है, फिर एंड प्रोडक्ट भारत भी यूज करता है और इजराइल भी यूज करता है, जिसमें मोटर्स हैं, एम्यूनेशन है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, गन्स हैं, यानी कन्वेंशनल वेपनरी जो होती है। और इसके लिए जो फंड है ये यूएई से उठाना चाहते हैं और यूएई के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। तो जहां अब देख रहे हैं कि यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, यूरोप लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो अब इजराइल इन दो पार्टनर्स की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको भी पार्टनर्स चाहिए। तो उन्होंने पूरी तरह से उनको अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वो सऊदी अरब के करीब हो चुका है और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसमें वो चाइनीज आ रहा है। तो इससे हमें ये भी पता
चलता है कि इससे पाकिस्तान और इजराइल एक डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ये कंपटीशन पहले नहीं देखा गया। मिडिल ईस्ट में पहले कंपटीशन था ईरान और इजराइल का, और तीसरी जो कुव्वत थी वो थी सऊदी अरब। गल्फ रियासतों का जो चौधरी था वो सऊदी अरब था। तो अब सऊदी अरब ने अपना पार्टनर तलाश कर लिया है, यूएई ने अपना पार्टनर तलाश कर लिया है, और इसमें हम यूएई और सऊदी अरब का भी इख्तलाफ देख सकते हैं। जो यमन में आया, जो सोमालिया में आया, जो रेड सी के ऊपर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इलाके में आया, जिसमें इजराइल और यूएई क्या कर रहे थे, उनको निकाल बाहर किया सऊदी अरब के एक्शंस ने, मिस्र की सपोर्ट से, तुर्की की सपोर्ट से। और फिर हम देखते हैं ये मुस्लिम क्वाड की ग्रुपिंग नजर आती है हमें, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट, और दूसरी तरफ ये हेक्सागन अलायंस जो नेतन्याहू ने बनाया, जिसमें भारत है, इसमें यूएई है, और फिर ग्रीस और साइप्रस है। ग्रीस और साइप्रस को उन्होंने तुर्की को तंग करने के लिए रखा हुआ है, पाकिस्तान को तंग करने के लिए भारत है, और सऊदी अरब को तंग करने के लिए यूएई है। तो ये क्लियरली हमें अब नजर आ रहे हैं हेक्सागन वर्सेस एक न्यू मुस्लिम क्वाड। हेक्सागन अलायंस बनाते वक्त इजराइल के जहन में यह भी था कि पहले तो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था शिया एक्सिस, जो कि ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स पर मुश्तमिल था। अब उन्होंने कहा कि इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस वो भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट शामिल हैं। तो यहां से पता चलता है आपको इनकी थिंकिंग। और इसलिए फिर हम यरूशलेम पोस्ट में भी देखें तो वो भी काफी परेशान कुन अंदाज में इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब में, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान का किरदार बढ़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि दिस वुड मार्क अ मेजर माइलस्टोन इन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक टाइज विद सऊदी अरब। द कंट्रीज आर एलाइज एंड हैव सपोर्टेड ईच अदर। उन्होंने पास्ट में तो सपोर्ट किया हुआ है, बट अ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड वुड मार्क अ मेजर शिफ्ट एंड कुड चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। ये यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट से इस पूरे रीजन का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी बड़ी प्रेजेंस है, और ये सारी जो पॉलिसीज थी सऊदी अरब की इस रीजन में, चाइना और तुर्की भी इनके साथ खड़े थे। इससे भी हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन में चाइना भी दूर खड़ा इसी कैंप के साथ अपने आप को देख रहा है, क्योंकि यहां पर चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट भी जा रहा है, जो कि यूएस के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट को अंडरमाइन करेगा। यहां पर यरूशलेम पोस्ट मजीद परेशानी से लिखता है कि ये जो सारी डील है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये इशारा करती है कि सऊदी अरब किसी एस्केलेशन के मूड में है, और अब वो ईरानियन अटैक्स बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसमें उनके मुताबिक पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं अमेरिका से, सऊदी अरब के भी ताल्लुकात हैं। तो कहने का उनका तकरीबन यही मतलब है कि अमेरिका भी ओके है इस डेवलपमेंट से कि पाकिस्तान सऊदी अरब में इतने लार्ज लेवल पर डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट मजीद लिखता है कि सेंटकॉम का भी एक्सपीरियंस है दोनों के साथ काम करने का, तो उनकी कैपेबिलिटीज भी बूस्ट होंगी। और आगे वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के हमारे साथ ताल्लुकात नहीं है, यानी इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है इस रीजन में, और पाकिस्तान अक्सर इजराइल की तरफ होस्टाइल रहता है, जिससे कुछ सवालात और शक व शुबात जन्म लेते हैं कि आगे क्या होगा इस डेवलपमेंट के बाद। ये इजरायलीज लिख रहे हैं, यानी उनको अपने खदशात लाहिक हो गए हैं कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान इस रीजन में आ गया है और इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट ये बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर देगी। और इजरायली राइटर के मुताबिक इस वक्त मल्टीपल प्लेयर्स इधर उधर से आ चुके हैं अपनी फोर्सेस के साथ, तो खित्ते में जो सिचुएशन है वो गंभीर होती चली जा रही है। और उसमें उन्होंने तुर्की का जिक्र किया है, तुर्की की राइजिंग पावर, पाकिस्तान का इस रीजन में आना, अमेरिका की ऑलरेडी एक प्रेजेंस है। तो उनके मुताबिक इससे खित्ते का जो ओवरऑल पोस्चर है वेरियस मिलिट्रीज की प्रेजेंस की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने पहले यही कोशिश की थी कि इन सारे गल्फ ममालिक को अपनी साइड पर किया जाए, बाकी जो इनसे इख्तलाफ करते हैं उनको बमबारी करके तबाह बर्बाद किया जाए। सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, इराक वगैरह, ये हम सब ने देखा इनको वीक कर दिया। इनकी ये सोच थी कि बाकी गल्फ रियासतें जिनके पास पैसा है इनको अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए सीधा कर लेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे चेंज हुए, इजराइल ने ऐसी हरकतें की कि वो गल्फ अलायंस ही टूट गया, जिसको इजराइल अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। यूएई को तो कर लिया उन्होंने, लेकिन सऊदी अरब टोटली डिफरेंट सिम्त में आगे बढ़ रहा है। और सऊदी अरब जिस लेवल की तनकीद करता है, उनके थिंकर्स, उनके राइटर्स, वो क्लियरली पता चलता है कि वो इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम इस अग्रेसर के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। वो यूएई को इजराइल का ट्रोजन हॉर्स करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी इमा पर काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब में थिंकिंग ही डिफरेंट है। इसमें पाकिस्तान के लिए ज्यादा तो फवायद ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर कोई एस्केलेशन होती है तो उस सूरत में ईरान अगर सऊदी अरब पर हमले करता है तो वहां पर पाकिस्तान के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, जो कि इस जंग के शुरू में
में भी हुई थी, जब ईरान के हमले हो रहे थे और पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा था। और फिर एक महीने बाद जब जेडी वेंस और ईरान का डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, तो पाकिस्तान ने उस वक्त सऊदी अरब में ये सारी डिप्लॉयमेंट्स की और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये ईरान के लिए एक मैसेज था। लेकिन यहाँ पर एक हौसला अफजा चीज ये है कि सऊदी अरब अब ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट की तैयारी कर रहा है। नॉन एग्रेशन पैक्ट यानी अब हम एक दूसरे की तरफ हॉस्टिलिटीज खत्म करेंगे, जो हमने इस वीडियो में देखा था। लेकिन इसका क्या मतलब है? नॉन एग्रेशन पैक्ट वन साइडेड तो नहीं होगा। इसका मतलब सऊदी अरब भी कुछ ऐसा करेगा जिससे ईरान को कुछ एश्योरिटीज मिलेंगी और फिर ईरान सऊदी अरब पर हमले नहीं करेगा। यानी इन डेवलपमेंट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो लग तो यही रहा है कि सऊदी अरब के अंदर से अमेरिका की छुट्टी होने वाली है और यूएस में वो हल्के जो अब इस रीजन से निकलना चाहते हैं, जो अपने मुल्क पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप और मागा, ये उनकी ख्वाहिश है। और अगर ये नॉन एग्रेशन पैक्ट हो जाता है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, तो इस रीजन की बहुत सी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा इजराइल का, जो हमेशा इनको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करता रहता है, डिवाइड करके पेनिट्रेशन करता है। यही हरकत अमेरिका ने 80s के एंड पे की थी जब कुवैत और इराक की जंग हुई थी, और वो भी हम किसी दिन आपको बताएंगे कि वो शुरुआत थी अमेरिकन प्रेजेंस की, कि किस तरह इनकी खुफिया एजेंसीज ने सारी पार्टीज के कान भरे, लड़ाइयाँ करवाई और इसमें फिर अपनी मौजूदगी ढूंढी, अपनी मिलिट्री बेसिस परमानेंटली कायम करने की कोशिश की। वो 40 साल पुराना स्ट्रक्चर अब ये टूटा है 40 दिनों में, जिसको एक बहुत बड़ी हिट पड़ी है ईरानियन स्ट्राइक्स की वजह से। तो सऊदी अरब अगर ऐसा कुछ सोच रहा है तो डेफिनेटली ये एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है कि इससे कम से कम इस पूरे रीजन में सऊदी अरब से अमेरिकन इनखला होगा और पाकिस्तान का किरदार बढ़ेगा चाइनीज बैकिंग और चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ। और आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी बड़ी चेंज होगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की इक्वेशंस चेंज होने जा रही हैं। कभी इम्कान है इस मुस्लिम क्वाड का ईरान के साथ अलायंस इजराइल के बहुत से प्लान्स पर पानी फेर सकता है और खित्ता पीस एंड कनेक्टिविटी का एक नया सफर शुरू कर सकता है। तो पाकिस्तान की इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में जहां कुछ रिस्क्स हैं, वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन इसमें डिसाइसिव फैक्टर होगा ईरान और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी। हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में किरदार बढ़ रहा है, और इसमें ट्रंप की एक हिडन पॉलिसी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह का इस्तेमाल करके, मतलब इन रीजनल पावर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके इजराइल के दबाव को रोका जा सकता है जो ये अमेरिका पर डालते हैं। यानी खुद अगर उनकी कुछ मजबूरियां हैं डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट करने के हवाले से, तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं इसमें अमेरिकन बैकिंग शामिल है, क्योंकि अमेरिका किसी हद तक इजराइल को भी डिटर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में बहुत से थिंकर्स का अब ये ख्याल है कि हमारी और इजराइल की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो टोटली डाइवर्जेंट है। उनके और इंटरेस्ट हैं, हमारे और बहुत से लोग ये चीज समझ चुके हैं, इसीलिए अब वो दूसरे प्लेयर्स के पास भी जा रहे हैं। और इसी तरह इजराइल की बात करें, वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार से बड़ा परेशान हो चुका है। पहले उनका टारगेट था कि उन्होंने जो अपने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में तुर्की को एक बहुत बड़ा खतरा डिक्लेयर किया हुआ था, अब वो पाकिस्तान को भी एक बड़ा खतरा कंसीडर करना शुरू हो गए हैं और उनकी जानिब से ये आर्टिकल आ रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा या तुर्की होगा। पहले सिर्फ तुर्की होता था, अब पाकिस्तान भी हो गया है, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से, जिस तरह पाकिस्तान तेजी से मिडिल ईस्ट की इक्वेशन में आ रहा है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अमेरिका का किरदार। अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका की मिलिट्री बेसिस भी तबाह हुई हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ऑलरेडी चाहते थे कि इस खित्ते से हम निकलें। डोनाल्ड ट्रंप तो वो हैं जिन्होंने सीरिया में डेवलपमेंट्स के वक्त, इराक में डेवलपमेंट्स के वक्त, इवन ईरान में डेवलपमेंट्स के वक्त ये बयान दिए थे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस रीजन से। लेकिन अब उनको किसी तरह लाया गया, उन्होंने ईरान पर हमले किए और अभी तक हम देख रहे हैं एक सीज फायर, एक लंबा सीज फायर, जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। यहां पर अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से ये अंडरस्टैंडिंग की कि हम जाते जाते आपको इम्बोल्डन करेंगे, किस तरह के ईरान को वीक करके जाएंगे, जो उन्होंने करने की कोशिश की 40 दिनों में, जिसमें ईरान को तो वीक किया लेकिन अपना भी नुकसान करवाया। तो एक बुनियाद ऐसे लगता है रख दी गई है अमेरिका के एग्जिट की इस रीजन से।
और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब में चाइनीज सिस्टम्स आ रहे हैं या अमेरिकन सिस्टम्स हैं। अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को ये फर्क जरूर पड़ेगा कि हमारा इन्फ्लुएंस कम होगा और चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कोई खास परवाह नहीं है। लेकिन ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में कमी आ रही है और इसी वजह से नई इक्वेशन सेट हो रही हैं। इजराइल यूएई के साथ मिलकर नए नए दिफाई मुआहदे कर रहा है, उसमें भारत को भी वो शामिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब है। तो इससे पता चलता है कि ये जो नई इक्वेशन सेट हो रही हैं, पुरानी डायनामिक्स के चेंज होने के बाद अब ये नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर सऊदी अरब को एक शिकवा ये भी है अमेरिका से कि आप एक तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके और दूसरा हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना पैसा दिया आपको, इतना मिलिट्री इक्विपमेंट ख़रीदा आपसे, आपने हमेशा इजराइल को फौकियत दी। ये QME क्या है? क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इजराइल कहता है कि अगर आप कोई डील कर रहे हो, अमेरिकन को ये कहते हैं कि अगर आप हमसे कोई डील कर रहे हो और आप अरब ममालिक से कोई डील कर रहे हो किसी एक चीज़ के हवाले से, क्योंकि इक्विपमेंट तो सारा वहाँ से ही आता है, टेक्नोलॉजी वहाँ से ही आती है, तो वो कहते हैं कि हमें स्पेशल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल F-35 फाइटर जेट, वो कहते हैं कि सऊदी अरब को डाउनग्रेडेड वर्जन दो। वो बेचारा MBS वहाँ पर विजिट करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐलान करता है, लेकिन फिर भी उसको वो सही वाला F-35 नहीं मिलता। UAE को F-35 नहीं मिल सका आज तक, जो कि इजराइल का पक्का यार है, क्योंकि इजराइल क्या चाहता है कि इस पूरे रीजन में हमारी सुपीरियोरिटी हो। अगर अमेरिकन F-35 आ रहा है तो वो हमारे पास आए, सबसे पहले हमारे पास बेहतर क्वालिटी का हो। तो ये भी एक गिला है सऊदी अरब को। ये सऊदी अरब ने बड़े अरसे से देखा है कि इन्होंने हमारी कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं की अमेरिकन ने। ये तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कमाल था कि अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी लेते गए, चाइनीज से भी। हमने खुद अपने फिर चीजें, अपने सिस्टम्स डेवलप किए। F-16 को इस्तेमाल करते हुए हमारे फाइटर पायलट्स ने बढ़तरी दिखाई, स्किल दिखाई। और जब वो फ्लीट नकारा हो रही थी तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को कहा कि देख लो, हमारे पास सारे चाइनीज सिस्टम है, आपने इसको अपग्रेड करना है कि नहीं। अमेरिकन ने फौरी उसको अपग्रेड किया, जो कि 10 साल से मामला फंसा हुआ था। तो ये पाकिस्तान ने सिस्टम्स बिल्ड किए अपनी स्किल्स के साथ। सऊदी अरब वो नहीं कर सका और सऊदी अरब को ये गिला है अमेरिका से कि आपने हमें क्यों नहीं ट्रेन किया उस तरह। तो वो कमी अब ये पाकिस्तान के जरिए पूरी करना चाहते हैं। आगे फ्यूचर में इनको खतरा है इजरायली जारियत का, फिर UAE से पंगे हैं, कुछ डोमेस्टिक मसाइल हैं, तो उसमें ये एक अलायंस बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को इसके बदले फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इससे क्लियरली इजरायलीज परेशान है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ सकता है और हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर पाकिस्तान या तुर्की हो सकता है। वो ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में, यरूशलेम पोस्ट में, कि बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो जाएगा पाकिस्तान की इतनी बड़ी प्रेजेंस से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस डेवलपमेंट के साथ मिडल ईस्ट में एक नेट स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर सकता है, यानी और मजीद रियासतें आएंगी पाकिस्तान की तरफ, जैसे कतर का चांस है, बाकी कुवैत है, बहरीन है। क्या पाकिस्तान का किरदार मजीद बढ़ेगा या फिर इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस किरदार को लिमिट करने की कोशिश करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।